हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखो, ब्रिटिश रूल जो है वो लगभग 200 सालों के लिए चला एंड उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया ऑन द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947। लेकिन फ्रीडम के साथ साथ हमारा जो देश था वो दो हिस्सों में बट गया, पार्टीशन हो गया देश का। यानी कि अब दो देश जो है वो फॉर्म हुए, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स एंड इंडिया फॉर हिंदूज अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सो एक स्पेशल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसके अंदर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच डिलीवर करी जिसका टाइटल था टेररिस्ट विद डेस्टिनी। भाई, एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल टू थिंग्स वर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स। भाई, दो चीज़ों पे सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने एग्री किया ड्यूरिंग दिस फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से गवर्न होगा एंड दूसरा जो गवर्नमेंट है वो सभी सेक्शंस के वेलफेयर के लिए काम करेगी। नाउ चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन। बेसिकली इंडिया के सामने तीन प्रॉब्लम्स थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। सबसे पहला द चैलेंज ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जितना साइज़ इंडिया का है एंड इतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है एंड सभी लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, सभी के अलग रिलीजन्स हैं। सो इसी चीज़ को जो है एक चैलेंज माना गया, यानी कि इतने बड़े साइज़ को, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को कैसे जो है इंटीग्रेट किया जाए, कैसे यूनाइट रखा जाए, दैट वाज द फर्स्ट मेजर चैलेंज। दूसरा चैलेंज था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले हमने ये तो बोल दिया था कि हमारा देश जब आज़ाद होगा हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे। सो इसी को देखते हुए हमारे देश में हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच वॉज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री रूल, वो हमने जो है अडॉप्ट किया एंड फंडामेंटल राइट्स हमने अडॉप्ट किए, वोटिंग राइट्स दिए सभी सिटीजन्स को बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ थर्ड मेजर चैलेंज था डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। यानी कि हमारे देश में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि डेवलपमेंट को इंश्योर करता था। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि सभी रीजन्स का डेवलपमेंट होगा, सभी लोगों की वेलफेयर की बात की गई, सभी लोगों की वेलबींग की बात की गई। यानी कि सिर्फ सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे फोकस नहीं किया जाएगा, सभी सेक्शंस को जो है बराबर ध्यान दिया जाएगा एंड स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी कुछ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स और कल्चरल कम्युनिटीज़ जो कि हिस्टोरिकली बैकवर्ड है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो एक मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी थी, बेसिकली उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे दो डोमिनेंट पार्टीज़ थी, एक थी कांग्रेस एंड दूसरी थी मुस्लिम लीग। सो जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उन्होंने टू नेशन थ्योरी का जो आइडिया था उसे प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो है दो ग्रुप्स रहते हैं, दो कम्युनिटीज़ रहती हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम। ठीक है, वो कहते थे कि हिंदूज़ को जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलती है इंडिया के अंदर, लेकिन मुस्लिम लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें जो है एक सेपरेट देश चाहिए सभी मुस्लिम लोगों के लिए, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। सो क्या हुआ, इंडिया को जो है डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जैसा कि मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था। ना पार्टीशन के वजह से इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। देखो भाई, ये पार्टीशन कैसे हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स पाकिस्तान के अंदर जो है दो एरियाज़ थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, एंड बिटवीन देम देयर विल बी अ लार्ज एक्सपेंशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। देखो भाई, हमारे देश का वो हिस्सा जहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है वो हिस्सा पाकिस्तान बना दिया गया। अब हमारे देश के अंदर दो एरियाज़ थे जहाँ पर मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में रहते थे, एक था पंजाब साइड का हिस्सा एंड एक था बंगाल साइड का हिस्सा। सो इसी को देखते हुए जो है दो पार्ट्स में पाकिस्तान बनाया गया, एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इन दोनों पाकिस्तान के पार्ट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप था, यहाँ पर बहुत बड़ा इंडियन टेरिटरी का पार्ट देखने को मिलता था जो कि इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करता था। खान अब्दुल गफ़ार खान, बेसिकली ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के एक लीडर थे जिन्हें पॉपुलरली फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे। ये जो है ये नहीं चाहते थे कि ये जो मुस्लिम लीग की जो ये डिमांड है ये फुलफ़िल हो, पाकिस्तान की क्रिएशन हो। ये कम्प्लीटली इस टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट थे।
Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, some areas had a majority of non-Muslim population level. इसका क्या मतलब है भाई, जो पंजाब और बंगाल का रीजन है जिसको कार्व आउट करके जो है पाकिस्तान बनाया गया, भाई इन रीजन्स में भी कुछ ऐसे रीजन थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे वो लोग मेजॉरिटी में थे, ठीक है। सो ये जो पार्टीशन हुआ ये रिलीजन के बेसिस पे हुआ, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स पे ये जो नॉन मुस्लिम थे ये क्या थे, ये माइनॉरिटी बन गए थे, माइनॉरिटी ग्रुप्स बन गए थे एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा डिलेमा फेस करा, इन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ फेस करी। एंड जब पार्टीशन हुआ इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये इंडिया के सिटीजन्स हैं या पाकिस्तान की। The plan of partition of India did not say anything about the displacement of minorities from both parts would also happen. भाई देखो पार्टीशन में ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि भाई ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनका क्या होगा, ये माइनॉरिटीज़ कहाँ जाएंगे। सो हिंदू मुस्लिम रियॉट्स जो है वो देखने को मिले, सभी लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है भाग रहे थे एक दूसरी जगह। बहुत सारे लोग जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पंजाब की तरफ आए एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो ईस्ट बंगाल यानी कि जो अब बन गया था हमारा ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ से वेस्ट बंगाल की तरफ आए। समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ बन गए थे, जो हिंदूज़ थे, वो भाग भाग के इन रीजन्स में आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान भी जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हिंदूज़ की डोमिनेंस हो गई थी। सो इंडियाज़ वॉज नॉट ओनली डिवाइडेड जोग्राफी, यानी कि इंडिया का डिवीज़न सिर्फ जोग्राफिली नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ बाउंड्रीज़ का डिवीज़न नहीं हुआ, ऑल्सो पार्टीशन में इंडिया की वेल्थ का डिवीज़न हुआ। इंडिया को जो प्रॉब्लम है रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज़ वो भी फेस करनी पड़ी एज इनहेरिटेंस, यानी कि इस पार्टीशन से क्या हुआ, ये जो बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आए थे इसको रीसेटलमेंट करने की प्रॉब्लम और आ गई हमारे सामने। सो इसी को देखते हुए जो रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री है वो क्रिएट करी गई थी इस रिहैबिलिटेशन के लिए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ था, ब्रिटिश प्रोविंसेस जहाँ पे ब्रिटिश लोग जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे एंड प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर नाम के तौर पे तो प्रिंसेस रूल करते थे लेकिन ओवरऑल अथॉरिटी, ओवरऑल सुप्रीम पावर कौन था भाई, ब्रिटिशर्स, ठीक है, जिसे पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन या फिर सुज़रेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे देश के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स होते थे उस टाइम पे एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत हिस्टोरिकल रोल प्ले करा है उन प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को परसुएड करने में कि प्लीज़ हमारे इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लो। ऑलमोस्ट सभी प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन भी किया था उनके परसुएशन पे। नाउ गवर्नमेंट्स अप्रोच, यानी कि गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या अप्रोच जो है वो फॉलो करी थी इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को हमारे इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। देखो भाई सबसे पहली अप्रोच क्या थी भाई, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे, वो इंडियन यूनियन को ज़्यादातर ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरा, इन द backdrop of partition, the issue of demarcation of various areas was gaining momentum. In such a situation, the question of territorial unity and integrity of the country had become the most important concern form is called instrument of accession. ठीक है भाई, इस टाइम पे टेरिटोरियल यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारा मेन कंसर्न बन गया था। यानी कि देखो पार्टीशन हो गया था भाई, एक चीज़ तो प्रूव हो गई थी कि हमारा देश जो है पहले से बट गया। भाई इसका क्या मतलब है, देखो पार्टीशन हुआ जिसकी वजह से पहले ही हमारे देश का बंटवारा हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन चुके थे एंड फर्दर ये प्रिंसली स्टेट्स अगर अपना इंडिपेंडेंट देश बनाते हैं, देखो भाई जब इंडिपेंडेंस हुई थी ना तो इन प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन ऑप्शन थे, या तो ये पाकिस्तान को ज्वाइन करे या इंडिया को ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे। सो अगर ये देश जो है इंडिपेंडेंट रहते हैं तो इससे हमारा जो यूनिटी का सपना है, इंटीग्रिटी जो हम चाहते थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ द टेरिटरी वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आर इंडियन यूनियन, ठीक है। तो उस टाइम पे इसी को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन प्रिंसली स्टेट्स को किसी भी तरीके से इंडियन यूनियन के साथ मर्ज करवाया एंड ये रूलर्स जो है मर्ज होने के लिए कंसेंट फॉर्म साइन करते थे जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। सो जो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे इनका मर्जर जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्टफुल साबित हुआ देन अदर प्रिंसली स्टेट्स। नाउ मर्जर ऑफ हैदराबाद, सो द रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज कॉल्ड निज़ाम, यानी कि निज़ाम का टाइटल मिला हुआ था हैदराबाद के रूलर को, राजा को। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जिसे हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं।
फॉर 1 ईयर नवंबर 1947 में। यानी कि निज़ाम जो है वो कोई डिसीज़न नहीं ले रहे थे, ना ही वो पाकिस्तान के पास जा रहे थे, ना ही वो इंडिया के पास जा रहे थे, ना ही वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, वो जहाँ थे वहीं रह गए थे, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया था। सो इस टाइम पे एक मूवमेंट होता है अगेंस्ट द निज़ाम, मतलब जो लोग थे हैदराबाद के वो निज़ाम के अगेंस्ट जो है एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं निज़ाम के रूल के ख़िलाफ़। सो निज़ाम ने ये चीज़ देखते हुए अपनी जो फोर्स थी राज़ाकार्स वो जो है उन लोगों के ऊपर छोड़ दी। यानी कि वो जो राज़ाकार्स थे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उनकी जो पॉपुलेशन थी हैदराबाद की जो कि हिंदूज थे उनके ऊपर अटैक करने लगे। अब ये चीज़ देख के जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें संभाली एंड उन्होंने निज़ाम को बेसिकली सरेंडर करवा दिया। मिलिट्री एक्शन को देखते हुए निज़ाम ने सितंबर 1948 में सरेंडर कर दिया और ऐसे ही जो हैदराबाद है उसको जो है मर्ज कर दिया गया हमारे इंडियन यूनियन में। एंड फाइनली जो निज़ाम थे वहाँ के उन्हें बाद में चल के हैदराबाद स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। Now merger of princely states of Manipur. In order to keep the internal status of Manipur, Maharaja Bodha Chandra Singh and the government of India signed an agreement for merger and election was held. देखो भाई मणिपुर के राजा को जिनका नाम था बोधा चंद्र सिंह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम जो है आपको थोड़ी सी पावर देंगे, यानी कि आप अपने इंटरनल इश्यूज़ खुद से संभाल सकते हैं, बस आप हमारे इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ। सो यही चीज़ देखते हुए महाराजा थे जो बोधा चंद्र सिंह, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट ऑफ मर्जर साइन करा एंड फाइनली इलेक्शंस हुए मणिपुर के अंदर। मणिपुर पहला ऐसा स्टेट बना इंडिया के अंदर जिसने सबसे पहले जो है इलेक्शंस करवाए थे जून 1948 में ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। नाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखो जब ब्रिटिश रूल करते थे उन्होंने अपने हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोविंसेस बना रखे थे, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो ये जो बाउंड्रीज थी उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना रखी थी। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड हुई कि स्टेट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलैरिटी, यानी कि जिस एरिया का कल्चर सिमिलर है, जिस एरिया में सेम भाषा बोली जाती है, उस एरिया को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, यानी कि उसकी बाउंड्रीज तय की जाए अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलैरिटी, ठीक है। सो ये जो पॉलिटिकल इशू था फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इसको पहली बार इंक्लूड किया गया था इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920। सो इसी को देखते हुए तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने एक नई स्टेट की डिमांड करी, आंध्र प्रदेश की। सो जो मद्रास प्रोविंस था उसी में से जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया गया जिसे बोला गया आंध्र प्रदेश। सो ये जो स्टेट की डिमांड हो रही थी इसमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुई, जिसमें एक पर्सन थे पोटी श्रीरामुल्लू, ये बेसिकली एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे। सो इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये एक हंगर स्ट्राइक पे एक इनडेफिनाइट फास्ट पे चले गए थे एंड 56 डेज़ के बाद इनकी डेथ हो गई थी एंड इसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिला एंड फाइनली दिसंबर 1952 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक सेपरेट स्टेट को जो है डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में गवर्नमेंट ने जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फॉर्म किया जिसके हेड थे हमारे फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फैजल अली। नाउ मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। सो बेसिकली दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हैज़ गिवन सम रिकमेंडेशन। सबसे पहले इन्होंने बोला कि पहले जो 3 स्टेट सिस्टम चला आ रहा था, यानी कि स्टेट्स को ABC ऐसे जो है डिवाइड किया गया था, इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। 3 ही यूनियन टेरिटरीज़ होंगी, अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड मणिपुर, एंड बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन्हें स्टेट्स के साथ मर्ज किया जाएगा इमीडिएटली। स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज स्पोकन के हिसाब से फ्रेम किए जाएंगे। कमीशन ने एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट करी थी 1955 एंड इसी रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में इन द पार्लियामेंट, इसको पास किया गया। इससे फाइनली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ की क्रिएशन हुई।
सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जिसमें लिखा गया है कि कौन सा स्टेट जो है वो कब फॉर्म किया गया था। बेसिकली जो बॉम्बे था ये ओरिजिनल स्टेट था, इससे महाराष्ट्र और गुजरात ये स्टेट्स कार्व आउट किए गए थे बॉम्बे प्रोविंस में से ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1960। असम में से नागालैंड को कार्व आउट किया गया था 1963। ग्रेटर पंजाब में से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को कार्व आउट किया गया था 1966। सो बेसिकली ये जो टेबल है, दीज ईयर्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली जो ये चैप्टर का लास्ट बॉक्स है उसे पढ़ लेना। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वॉज साइंड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। सो उस टाइम पे हमारे देश को एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो चला रही थी, यानी कि हम जब आज़ाद हुए थे तो हम ऐसे सिचुएशन में नहीं थे कि हम एकदम से इलेक्शन करवा लें। सो उसी के लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे वो शामिल थे। सो अब इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा एंड हमने डेमोक्रेसी के रास्ते को चुना। सो अब इंडिया के लिए ये ज़रूरी था कि अब हम फर्स्ट अपना इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक मेथड के थ्रू जो है करें। सो इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप करा गया था जनवरी 1950 में एंड सुकुमार सेन जो है वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हमारे इलेक्शन कमीशन के। एंड आज के टाइम पे कौन है भाई इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर? श्री राजीव कुमार सिंस मई 2022। नाउ चैलेंजेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। भाई एक इलेक्शन कमीशन जो है एक देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है एंड उस टाइम पे हमारे देश के अंदर कोई परफेक्ट जो है बाउंड्रीज़ नहीं बनी हुई थी कि ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। सो ये बाउंड्रीज़ बनाना इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, सो दैट वाज आल्सो अ चैलेंज एट दैट टाइम। एंड ऑल्सो इलेक्टोरल रोल, भाई इलेक्शन ऐसे ही थोड़ी हो सकते हैं, प्रॉपर इलेक्टोरल रोल बनाने थे कि भाई कौन जो है वो इतनी एज से ऊपर है, यानी कि कौन 18 साल से ऊपर है जो वोट डाल सकता है। तो ये रोल्स, ये लिस्ट बनानी थी, कौन एलिजिबल वोटर्स हैं, ऑफिसर्स को ट्रेन करना था, पोलिंग स्टाफ को अपॉइंट करना था, ठीक है। तो फर्स्ट एवर इलेक्शंस करने के लिए तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी थी। Also to think about different technique of voting suitable for uneducated voters। बेसिकली उस टाइम पे हमारे इंडिया की मेजरली पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड थी, तो हम एक ऐसी टेक्निक भी ढूंढ रहे थे वोटिंग की जिसके थ्रू हमारे देश की अनएजुकेटेड जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, वो भी वोट आसानी से डाल सके। सो इसी को देखते हुए इंडिया ने एक FPTP सिस्टम को अपनाया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया। हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 में हुए थे। इस इलेक्शन को 1952 इलेक्शंस कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर देश ने जो है वोट जनवरी 1952 यानी कि 1952 में ज़्यादा वोट्स डले थे। दैट इज़ वाई दे आर सिंपली रेफर्ड एज 1952 इलेक्शंस। वन पार्टी डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। देखो एक डोमिनेंस थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमारे पहले 3 जनरल इलेक्शंस में 1952, 1957 एंड 1962 में। एंड इसी को कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। कांग्रेस जो है उस टाइम पे एक रूलिंग पार्टी तो थी ही साथ वो एक अपोजिशन का काम भी कर रही थी, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत अलग अलग आइडियोलॉजीज़ वाले लोग थे। कोई प्रॉपर दूसरी पार्टी कोई अपोजिशन के रूप में नहीं काम कर रही थी। कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी और साथ ही साथ अपोजिशन खुद ब खुद ही थी। इसी वजह से इस टाइम को जो है इंडियन पॉलिटिक्स के इस टाइम को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया जाता है। वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वन सिंगल पार्टी ऑफ डोमिनेंस, द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। यानी कि दूसरे देशों में जब भी किसी भी एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस होता है या फिर किसी भी देश में सिंगल पार्टी का डोमिनेंस होता है तो वो डेमोक्रेसी को सेक्रीफाइस करके होता है, यानी कि डिक्टेटरशिप के दौरान ही ऐसा कुछ होता है। लेकिन कुछ देश हैं जैसे कि चाइना, क्यूबा, सीरिया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही पार्टी को जो है परमिट करता है टू रूल द कंट्री। वेल देयर आर सम अदर कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट। सो यहाँ पर इफेक्टिवली वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स, ठीक है। इंडिया के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस ना ही इस रीज़न के वजह से था ना ही इस रीज़न के वजह से। बेसिकली हमारे देश के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस अंडर डेमोक्रेसी ही देखने को मिल रहा था। बेसिकली फ्री और फेयर इलेक्शन के बावजूद एक ही पार्टी डोमिनेट थी ना। बहुत सारे रीजंस थे कांग्रेस के डोमिनेंस के इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस।
सबसे पहला था इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, हमारे नेशनल स्ट्रगल में कांग्रेस का एक बहुत डोमिनेंस रहा है। यानी कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर्स जो बाद में इन इलेक्शंस में पार्ट ले रहे थे, दे वर फ्रॉम दिस कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, ठीक है। एंड वो नेशनल मूवमेंट के अंदर एंगेज थे। यानी कि जो ज़्यादातर कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने नेशनल मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वन पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री। भाई कांग्रेस जो है पूरे देश के अंदर स्प्रेड थी, यानी कि हर जगह कांग्रेस की पहुंच थी। ये सबसे पुरानी पार्टी थी जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क और वर्कर्स थे थ्रू आउट द कंट्री। सबसे पॉपुलर पार्टी थी, इसके अंदर कैरिस्मेटिक लीडर्स थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड किया था। कोलिजनल नेचर था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है सारी तरीके की आइडियोलॉजीज़ देखने को मिलती थी। ये पार्टी जो है सभी आइडियोलॉजीज़ को टॉलरेट करती थी एंड अलग अलग फैक्शंस को एनकरेज करती थी। यानी कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को ये पार्टी एनकरेज करती थी। अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो है कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिलते थे। कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी, यानी कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग थे। द सोशल बेस ऑफ द कांग्रेस वॉज वाइड, दैट इंक्लूडेड पेजेंट्स। ये सारे लोग जो है कांग्रेस का पार्ट थे, ठीक है। यानी कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज पार्ट ऑफ द कांग्रेस। सभी को कांग्रेस के अंदर जगह मिलती थी। कांग्रेस के अंदर हर एक तरीके की आइडियोलॉजी थी, रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, ये सारी आइडियोलॉजीज़ कांग्रेस के अंदर शामिल थी। सो बेसिकली कांग्रेस एक कोलिजन लाइक कैरेक्टर प्ले करती थी, जिससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली टू विन इन दोज इलेक्शंस। कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी, साथ ही साथ एक अपोजिशन, दोनों का ही काम खुद ब खुद कर रही थी। इसी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स के इस टाइम को कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़ 1950s के डिकेड के अंदर जो ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ थी, उनको थोड़ा बहुत ही रिप्रेजेंटेशन मिलता था लोकसभा के अंदर या स्टेट असेंबलीज़ के अंदर। जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने कांग्रेस को जो है हमेशा मतलब अंडर चेक रखा। रूलिंग पार्टी जो थी हमारी कांग्रेस, उसको हमेशा अपोज करते रहते थे, उसको एक चेक करते रहते थे कि भाई कांग्रेस सच में सही कर रही है। मतलब वो कुछ भी करती थी ना कांग्रेस गलत, तो उसको वो जो है अपोज करते थे। सो इसी से एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव हमेशा जो है हमारे देश के अंदर जिंदा रहा, यानी कि डेमोक्रेसी हमेशा देखने को मिली। तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, तो ये कुछ जो है ओपोजिशन पार्टीज़ थी विच वर अदर मेजर पार्टीज़ अदर देन कांग्रेस, ठीक है। तो ये इनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है कि 1934 में ये जो है कांग्रेस के साथ मिल गए थे एंड 1948 में इन्होंने एक सेपरेट पार्टी बना दी। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, SM जोशी, राम मनोहर लोहिया, दीज वर सम प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इनकी आइडियोलॉजी है। 1935 में फैक्शन देखने को मिला विद इन दी कांग्रेस। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1941 में ये एक सेपरेट पार्टी बन गई थी फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस में इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है। A.K. गोपालन, PC जोशी, अजय घोष, these are some of the most important leaders of Communist Party. Basically स्टेट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सपोर्ट ऑफ लेबर राइट्स एंड इंटरेस्ट। सो बेसिकली ये इनकी आइडियोलॉजी है। भारतीय जनसंघ इट वॉज फॉर्म्ड इन 1951। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ भारतीय जनसंघ। बेसिकली ये आइडिया ऑफ कंट्री के ऊपर एम्फोसाइज करते हैं, वन कल्चर, वन नेशन, वन कंट्री। सो दिस इज़ देयर आइडियोलॉजी। The country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition। तो ये इनकी आइडियोलॉजी है कि भाई हमारा जो देश है वो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हो सकता है थ्रू फॉलोइंग आवर एंशिएंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। प्लानिंग, भाई प्लानिंग का क्या मतलब है? फ्यूचर प्लान्स बनाना है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है एक देश के पास उसका बेस्ट यूज़ करना ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो। इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद सभी लोगों ने एग्री किया कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है दैट इज़ मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, यानी कि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी हो, यानी कि सिर्फ कुछ ही सेक्शन का डेवलपमेंट ना हो, सभी सेक्शंस को इंक्लूड किया जाए, खास करके जो सोशली डिसएडवांटेज
प्रिविलेज्ड है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी कि देयर शुड बी एन इक्वालिटी, देयर शुड बी एन जस्टिस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इटसेल्फ। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट एक कंसेंसस हुआ अमंग्स द लीडर कि बेसिकली हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन इराडिकेटिंग पोवर्टी एंड सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि पोवर्टी को जड़ से ख़त्म किया जाएगा और सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। नाउ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो क्राइटेरिया था फॉर द डेवलपमेंट मेंट टू फॉलो वेस्टर्न कंट्रीज़। देखो पहले क्या होता था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के आइडियाज़ को फॉलो किया। तो दो मॉडल्स थे बेसिकली डेवलपमेंट के लिए। जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो हमारे सामने दो ऑप्शंस थे, कैपिटलिस्ट मॉडल एंड सोशलिस्ट मॉडल। इंडिया ने ना ही इसको अपनाया ना ही इसको अपनाया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया एंड इसके अंदर दोनों ही मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती थी। ये जो है दोनों ही मॉडल्स का एक मिक्सचर था। सो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की ग्रुप ने मिलकर एक रेजोल्यूशन प्लान किया 1944 में फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। सो बेसिकली एक बेसिक गोल था इन प्लानर्स का कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी की थी बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। नाउ व्यू ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, बेसिकली जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो पुअर लोगों को फेवर करते हैं, जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनकी पॉलिसीज़ के अंदर जो है वेलफेयर आ जाता है। नाउ राइटिस्ट की क्या आइडियोलॉजी है, बेसिकली ये फ्री कंपटीशन को फेवर करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, जो मार्केट फोर्सेस हैं वही सब कुछ डिटरमाइन करेगी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये फ्री होने चाहिए टू टेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजंस। गवर्नमेंट जो है वो कोई प्रॉपर रोल प्ले नहीं करती, गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर इंटरवीन नहीं करती है बिना किसी वजह के। नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6 अगस्त 1952 एंड इसने एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन दिया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की रिकमेंडेशन दी गई थी इन दिस पर्टिकुलर काउंसिल। नाउ प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, इसे योजना आयोग भी कहा जाता है। सो प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जो है कुछ मेंशन नहीं है कि देयर विल बी नीड ऑफ सच बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने बनाया था बेसिकली टू एड्रेस द इश्यूज़ ऑफ प्लानिंग करने के लिए प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ताकि ठीक है एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू इसे एस्टेब्लिश किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेसिकली इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बने। नाउ इस प्लानिंग कमीशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, टू मेक एन असेसमेंट इन द मटेरियल कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया के पास कितना कैपिटल है, कितना पैसा, कितना मटेरियल है, कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है। प्लान्स बनाना, इफ़ेक्टिव प्लान्स बनाना, बैलेंस यूटिलाइजेशन हो कंट्री के रिसोर्सेज की, इसलिए प्रायोरिटीज़ को डिटरमाइन करना, यानी कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड जो प्रोग्रेस हो रही है प्लान से उनको नोट करना, उनको अप्रेज करना। 1 जनवरी 2015 से ही प्लानिंग कमीशन जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय नीति आयोग। समझ में आया? नाउ नीति का क्या मतलब है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दिस वाज अनदर इंस्टीट्यूशन विच हैज़ रिप्लेस दिस प्लानिंग कमीशन, लेकिन ये भी सेम ही टास्क परफॉर्म करता है। प्लानिंग कमीशन 1950, ठीक है। सो दिस प्लानिंग कमीशन ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान्स, ये इनिशिएट करे प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन के पास पावर थी टू मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोजेक्ट्स फॉर दी स्टेट्स एज वेल, स्टेट्स के लिए भी ये प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाता था। प्लानिंग कमीशन जो है वो हेल्प करता था इन डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं जो कि 1951 से 56 के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया था। सो इस प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। इन्वेस्टमेंट करी गई थ्रू डैम्स एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है वो डेवलप किए गए थे ड्यूरिंग दिस प्लान। भाखरा नांगर डैम का जो प्रोजेक्ट था वो इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 और 61 के बीच जो है हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो देखने को मिला। इस प्लान ने मेन फोकस किया था ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हैवी ड्यूटीज़ लाई गई थी हमारे इंपोर्ट के ऊपर, यानी कि बाहर से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ अगर कुछ इंपोर्ट करती थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ थी। सो इससे क्या हुआ, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेन कंपटीशन से बची
ऑल्सो जो बाहर के गुड्स थे वो नहीं आ रहे थे ना, तो मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट्स में, सो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होने का मौका मिला। सो ये जो प्लान था, दिस वॉज फॉर्मुलेटेड बाय पीसी महलनोबिस। किसने फॉर्मुलेट किया था? पीसी महलनोबिस वॉज द मेकर ऑफ दिस 5-year प्लान। नाउ लेट्स सी ऑल दीज 5-year प्लान्स एट अ ग्लेंस। देखो फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो 1951 से 56 तक चला। इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सेकेंड 5-year प्लान आया था 1956 to 61 के बीच, एंड इसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड 5-year प्लान वॉज बिटवीन 1961 and 66 एंड इट फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंट इन फूड, यानी कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था इन फूड, एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म करना था। फोर्थ और फिफ्थ के बारे में बताया गया। फोर्थ आया था 1969 to 1974 के बीच में। इसमें फोकस किया था ऑन द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के ऊपर फोकस किया गया था। फिफ्थ प्लान आया था बिटवीन 1974 एंड 1979। इसमें सेल्फ रिलायंस और पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात की गई थी। सिक्स प्लान आया था बिटवीन 1980 एंड 1985, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, वेलफेयर। तो ठीक है, ये सारे प्लान्स आए थे। बेसिकली 12 टोटल 5-year प्लान्स आए थे। लास्ट 5-year प्लान आया था बिटवीन 2012 एंड 2017 के बीच में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो सारे प्लान्स याद करने ज़रूरी नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ और लास्ट के कुछ प्लान्स आप याद कर लेना एंड देख लेना कि टोटल कितने प्लान्स हैं। Moving on to the next chapter, that is India's external relations. So India was born in very trying and challenging situation in the international context. यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे इंटरनेशनल सिनेरियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। सो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स, यानी कि 2 सुपर पावर्स में वर्ल्ड बटा हुआ था, दैट इज़ USA एंड USSR, है ना, हम सभी को पता है। सो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज ऑल्सो आवर फॉरेन मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम किया विद अ ग्रेट फॉरसाइट, यानी कि इन सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू। सो नेहरू की क्या इन्फ्लुएंस थी ऑन आर फॉरेन पॉलिसी? सो बेसिकली 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि द प्रिजर्वेशन ऑफ हार्ड अर्न सॉवरेनिटी, यानी कि जो हमने इतनी मुश्किल से अपनी सेल्फ रूलिंग कैपेबिलिटी को पाया है, यानी कि हमारे देश के ऊपर कोई और देश रूल नहीं कर सकता, दिस इज़ सॉवरेनिटी। सो इस चीज़ को प्रिजर्व किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भाई पार्टीशन के अंदर पहले ही 2 देश बन चुके हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। फर्दर हमारे देश का कोई पार्टीशन नहीं होगा। हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे देश की यूनिटी, दैट वाज अनदर थिंग। एंड थर्ड वाज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि तेज़ी से हमारे देश का डेवलपमेंट करना है। सो दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड आर फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। नाउ पंचशील एग्रीमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और प्रीमियर ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बताए गए, एंड दिस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 29 अप्रैल 1954। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सो क्या क्या प्रिंसिपल्स थे? सबसे पहला नॉन अलाइनमेंट, हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। बेसिकली इसमें हमने दोनों ही पोल्स से जो है डिस्टेंस बना के रखी, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर पोल के साथ यूनाइट नहीं हुए थे। नाउ इस नॉन अलाइनमेंट से इंडिया को बहुत फ़ायदा मिला। अगर हम एक पर्टिकुलर पोल्स के साथ जो है अलाइन हो जाते तो हमें सिर्फ उससे फ़ायदा मिलता, है ना, लेकिन हमने नॉन अलाइनमेंट मेंटेन किया, जिससे हम जो है सारी चर्चा का सेंटर बन गए थे। यानी कि USA से भी हमें सपोर्ट मिलता था, रशिया भी हमें इन्फ्लुएंस करता था, रशिया से भी हम सपोर्ट लेते थे, यानी कि दोनों देशों से सपोर्ट पाया है हमने थ्रू आर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। वासुदेव कुटुंबकम, ये हमारी एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है हमारे फॉरेन पॉलिसी का, यानी कि हम मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली की तरह है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, जिसे हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। सो बेसिकली ऐसे जो है हम वर्ल्ड को अपने इस प्रिंसिपल के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं।
नाउ फ्रीली एंड एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल अफेयर होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी मीटिंग होती है, तो इसमें इंडिया जो है इन्वॉल्व करता है। पंचशील एग्रीमेंट हमने चाइना के साथ साइन किया। एंटी इम्पीरियलिज्म की हमारी पॉलिसी है, यानी कि हम जो है किसी भी देश के ऊपर कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते। किसी भी एक इम्पीरियल पावर का दूसरे किसी देश के ऊपर कॉलोनाइजेशन हो, ऐसा हम सपोर्ट नहीं करते। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा तो उसे शांति के साथ जो है सॉल्व किया जाएगा, इस चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं। एंड डिसआर्मामेंट, यानी कि सारे देश मिल के डिसआर्मामेंट को फॉलो करेंगे, सारे देश मिल के इन न्यूक्लियर आर्म्स को जो है त्यागेंगे इकट्ठा, दैट इज़ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो ये सारी चीज़ों को हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। नाउ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया को जो है अपनी सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना था। ऑल्सो इसके अलावा हमें एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था एंड सोशल डेवलपमेंट करना था। इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को एज अ मेजर प्रिंसिपल हमने इंक्लूड किया। इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया ने अपने आप को इन दोनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग कैंप से दूर भी रखा, बल्कि हमने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे कि नाटो, वार्सो पैक्ट, हम इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से भी दूर रहे। एंड जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इन दोनों ही ब्लॉक से फाइनेंशियल और सोशल हेल्प भी ले लेते थे। इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है। इंडिया की लोकेशन, पावर, पोटेंशियल को देखते हुए नेहरू जी ने एक मेजर रोल माना है ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स, यानी कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज वेल एज एशियन अफेयर्स। इंडिया स्टॉन्च सपोर्टर बना डीकोलोनाइजेशन का। एंड ऑल्सो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग में 1955 में, जिसको कॉमनली हम बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। एंड इससे बाद में नैम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एंड इसके थ्रू ही जो है नैम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड इस नैम की पॉलिसी को हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया। फर्स्ट समिट हुआ था नैम का इन बेलग्रेड सितंबर 1961 में। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में एंड इसके बाद इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्रीज जिसने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था। नाउ चाइनीज़ इन्वेजन 1962। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, इन्होंने हमारे देश के अंदर एक पॉलिटिकल असाइलम लिया था 1959 के अंदर। चाइना ने इंडिया को कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि इंडिया जो है वो एंटी चाइना एक्टिविटीज़ करवा रहा है, ठीक है, इंडिया के थ्रू ही ये चीज़ें ऑपरेट हो रही है। एंड एट द अर्लियर बाउंड्री डिस्प्यूट भी चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि चाइना हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी को क्लेम करता है। चाइना जो है दो एरियाज़ को अपनी बाउंड्री बताता है, यानी कि इंडिया की टेरिटरी जो है वो बेसिकली एरियाज़, लेकिन चाइना उसके ऊपर अपना हक जो है वो क्लेम करता है। अक्साई चीन जो एरिया है लद्दाख रीजन का, जम्मू कश्मीर का बेसिकली, उस एरिया को चाइना अपना क्लेम करता है। ऑल्सो जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जिसे हम नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, दैट एरिया वाज आल्सो क्लेम्ड बाय चाइना दैट इट इज़ आवर एरिया। चाइना ने एक स्विफ्ट और मैसिव इन्वेजन जो है स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर 1962 में इन बोथ दीज डिस्प्यूटेड रीजन्स। चाइना ने एक यूनिलेटरल सीज फायर फाइनली डिक्लेयर करा एंड अपनी ट्रूप्स वहाँ से विड्रू कर ली थी। जहाँ पर वो थे वहीं पर वो वापस से चले गए। अब इससे क्या हुआ, इस इंडो चाइना वॉर से क्या हुआ, चाइना ने इंडिया की इमेज जो है वो बिल्कुल ख़राब कर दी थी, हमारे देश में भी और बाहर भी। पहले हमारे जो मिनिस्टर थे, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, उनको लग रहा था कि चाइना हमारा एक बहुत क्लोज अलाय था एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहीं ना कहीं उन्हें वार्न भी किया था कि चाइना के साथ इतनी क्लोजनेस अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर आँख बंद करके चाइना के ऊपर जो है भरोसा दिखाया, जिसके वजह से चाइना ने हमारा जो भरोसा था उसे तोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारी इमेज हमारे देश के अंदर तो गिरी ही, साथ ही साथ बाहर भी हमारे देश की बहुत बेइज्जती हुई। नाउ इस टाइम पे इंडिया जो है अमेरिका के पास गया, ब्रिटिश के पास गया फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। यूएसएसआर रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि यूएसएसआर ने ना ही चाइना को सपोर्ट करा ना ही इंडिया को। यूएसएसआर दोनों का ही क्लोज अलाय है, इसलिए यूएसएसआर चुप ही रहा। इस वॉर की वजह से हमारे देश के अंदर एक नेशनल ह्यूमिलिएशन की फीलिंग देखने को मिली।
हमें बहुत बुरा लगा, हम बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। सेम टाइम पे हमारा नेशनलिज्म का स्पिरिट भी और ज़्यादा मजबूत हुआ। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स रिजाइंड या फिर वो रिटायर हो गए। जो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. कृष्ण मेनन, उन्होंने जो है कैबिनेट को लीव किया, रिज़ाइन कर दिया। नेहरू को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा ड्यू टू हिज नेव असेसमेंट फॉर चाइनीज़ इंटेंशन, यानी कि वो जो है चाइना को अपना क्लोज अलाय मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब देश के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली कि वाई वी वर नॉट मिलिट्रीली प्रिपेयर्ड, क्यों हमें पता नहीं था कि भाई चाइना अटैक कर सकता है, क्यों हमने मिलिट्री को प्रिपेयर नहीं रखा। तो सो आवर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन ड्यूरिंग दिस वॉर। वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इट जस्ट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ड्यू टू द डिस्प्यूट ऑन कश्मीर। सो ये जो इशू था कश्मीर का मुद्दा, इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाया गया। एंड ये जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट था, इससे हमारे देशों के बीच में कोई कॉपरेशन नहीं देखने को मिला। दोनों ही देशों के बीच में जो है कोई भी इंटरेक्शंस नहीं हुए। दोनों ही देशों की गवर्नमेंट ने इकट्ठा काम किया भी है टू रिस्टोर द वुमेन एब्डक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज़, यानी कि इस चीज़ के ऊपर दोनों देशों ने जो है इकट्ठा काम किया है। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, दैट वाज साइंड बिटवीन नेहरू एंड जनरल अयूब खान इन 1960 विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने आर्म्ड अटैक्स लॉन्च करे थे हमारे रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात के अंदर, एंड दिस वॉज फॉलोड बाय बिगर ऑफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर में। जम्मू कश्मीर में भी जो है हमला उन्होंने किया। फिर उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे शास्त्री जी, उन्होंने ऑर्डर किया इंडियन ट्रूप्स को कि जाओ तुम काउंटर ऑफेंसिव अटैक करो, पंजाब बॉर्डर से तुम उनके देश के अंदर घुस जाओ। सो बहुत फियर्स बैटल हुई। इंडियन आर्मी जो है लाहौर तक पहुंच गई थी, एंड ये जो हॉस्टिलिटीज़ थी ये फाइनली एंड हुई जब यूएन ने इस मुद्दे के अंदर इंटरवीन किया। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, इन दोनों के बीच में ताशकेंत एग्रीमेंट हुआ। फाइनली एक वॉर एंड होती है तो उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो ताशकेंत एग्रीमेंट साइन किया गया था सोवियत यूनियन के अंदर जनवरी 1966 में। बांग्लादेश वॉर 1971। सो 1970 की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इंटरनल क्राइसिस फेस करने शुरू कर दिए थे। जो कंट्री थी उसके अंदर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, जिसके वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी है वो विनर हुई थी इन दी वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन अवामी लीग जो है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उन्होंने सारी सीट्स जीती थी ईस्ट पाकिस्तान में। सो पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को जो है अरेस्ट कर लिया, उनकी जीत को जो है हार में तब्दील कर दिया गया था। एंड इस रीजन के अंदर जो है रीन ऑफ टेरर देखने को मिला, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ फेस करी ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री जो अब है वो ओपन अटैक्स कर रही थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। सो इसी को देखते हुए रिस्पॉन्स किया था इंडिया ने, यानी कि हमने सोचा कि क्यों ना बांग्लादेश को, जो उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान है, उसको लिबरेट किया जाए फ्रॉम दी कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। सो थ्रू आउट 1971 इंडिया ने जो है 80 लाख रेफ्यूजीज़ का बर्डन सहा, जो कि ईस्ट पाकिस्तान से भाग भाग के इंडिया आ रहे थे। एंड इन लोगों ने हमारे देश के एरियाज़ में शेल्टर सीक किया। पाकिस्तान ने एक्यूज़ किया इंडिया को कि वो क्यों बीच में दखल दे रहा है, एंड यूएस और चाइना ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट करा। हेनरी किसिंगर जो एडवाइज़र थे यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, उन्होंने एक सीक्रेट विजिट भी की थी इस टाइम पे टू चाइना वाया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। In order to counter all these three countries, इंडिया ने एक 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करी सोवियत यूनियन के साथ इन अगस्त 1971। ये जो ट्रीटी थी, दिस एश्योर्ड दैट इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ़ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक, यानी कि इंडिया को सोवियत यूनियन सपोर्ट करेगा अगर इंडिया के अंदर कोई भी अटैक होता है तो। ना एक फुल स्केल वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन दिसंबर 1971, एंड 10 दिन के अंदर अंदर इंडियन आर्मी जो है वो ढाका को सराउंड कर लेती है, जो कि बांग्लादेश का आज के टाइम पे कैपिटल है, 3 साइड से। एंड पाकिस्तान की आर्मी जो कि जिसके अंदर लगभग 90,000 पीपल थे, दे हैव सरेंडर्ड, एंड बांग्लादेश जो है एक फ्री कंट्री बन जाता है। इंडिया ने एक यूनिलेटरल सीज़फायर डिक्लेयर कर दिया।
बाद में एक एग्रीमेंट होता है भाई, जब भी वॉर ख़त्म होती है तो एक एग्रीमेंट होता है। सो शिमला एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 विच फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस बिटवीन टू नेशंस। फोर्थ 5 ईयर प्लान आ जाता है। बेसिकली इट वॉज इनिशिएटेड ओनली इन 1969। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज़ हुआ बहुत तेज़ी से आफ्टर ऑल दीज वॉर्स। नाउ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट करा था हमारे लेट 1940s में अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर बाबा, जिसे होमी जे बाबा भी कहते हैं। इंडिया चाहता था कि हमारे देश के अंदर एटॉमिक एनर्जी जनरेट हो पीसफुल पर्पसेस के लिए। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था मई 1974 में एंड इसे पीसफुल एक्सप्लोजन का नाम दिया गया। इंडिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट करे थे मई 1998 के अंदर अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए कि हम भी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारी जो पॉलिसी है वो हमेशा से पीस ओरिएंटेड रही है। इंडिया ने हमेशा जो है न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं अपने डिफेंस के लिए, यानी कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम अपने आप को डिफेंड करते हैं थ्रू दीज न्यूक्लियर वेपन्स। एडवोकेट्स नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, यानी कि हम कभी भी पहले यूज़ नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। So, but in view of contemporary regional security challenge, policy of no first use can be reviewed। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसा चेंज आता है, बाहर से कोई वॉर का थ्रेट होता है, तो हम इस नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को रिव्यू भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग आर रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कमिटेड है टू इंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कमिटेड है टुवर्ड्स दिस ग्रुप। एंड ऑल्सो इंडिया जो है पार्शियल और अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज जैसे कि CTBT और NPT, इनको जो है अपोज भी करता है। नाउ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, सो हम नो फर्स्ट यूज़ ऑफ दी न्यूक्लियर वेपन्स क्लेम करते हैं, लेकिन हमारी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए हम नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को रिव्यू भी कर सकते हैं। वी आर वेरी कमिटेड टू इंश्योर दी मेंबरशिप ऑफ NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। हम जो है अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज जैसे कि CTBT NPT को अपोज करते हैं। हमारा पीस ओरिएंटेड मकसद है टुवर्ड्स दीज न्यूक्लियर वेपन्स एंड हम न्यूक्लियर वेपन्स को जो है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड नेसेसिटी जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दीज आर ऑल थिंग्स अबाउट आवर न्यूक्लियर पॉलिसी।